चलो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। अब हमको दो टॉपिक और करेंगे, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, जल्दी हो जाएंगे, दोनों का दोनों जल्दी हो जाएंगे, टेंशन मत लो। पहला टॉपिक है आपका फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम नहीं बचा तो केवल यही टॉपिक करेंगे। ठीक है, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते हैं हम, एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव से ऐसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सही है, कोशिश सही है। गुड, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दूं तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा इलेक्ट्रॉन? हाँ, इलेक्ट्रॉन जाके इससे चिपक जाएगा बिल्कुल, है कि नहीं? वो कहाँ की तरफ चला जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो इससे क्या पता चला हमें कि भैया किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप किस में रखते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो चार्ज पार्टिकल में लगता है एक फोर्स। लगता है कि नहीं लगता? और चार्ज पार्टिकल मूव करता है। सेम ही सिनेरियो जब हम यहां लेके चले किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो एक अगर नॉर्थ है, एक क्या होगा, क्या है? नॉर्थ पोल है, और दूसरा कौन सा पोल है? साउथ पोल है। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से कहाँ की तरफ? साउथ की तरफ। सही है। और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा वैसे ही जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा था? यही चीज हमें चेक करनी है। तो हम अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स लगता है या नहीं लगता है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? ठीक है, आपके हिसाब से आप बताओ, यहां पे कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि फिजिक्स में अगर आपको कहीं भी डाउट आए तो बैक टू द बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स में जाओ। किसी भी दो चीज पे फोर्स तब लग सकता है कब? जब दोनों या तो अट्रैक्ट करें या फिर रिपेल करें। एक मैग्नेटिक फील्ड किसको अट्रैक्ट या रिपेल करती है? किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को। ये बात क्लियर है? मतलब बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर एक नॉर्थ साउथ वाला मैग्नेट है और कोई दूसरा नॉर्थ वाला साउथ वाला मैग्नेट है, तो ही तो इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो मिनिमम दो मैग्नेट होनी चाहिए ना, तब जाके तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। अगर यहाँ पे केवल एक ही मैग्नेट होगा तो क्या ये मूव करेगा? नहीं, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स देने के लिए ही नहीं है। तो वैसे ही राइट नाउ यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? एक। किसकी? इस मैग्नेट की। क्या इलेक्ट्रॉन के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है। सबको पता ही नहीं है। अब ध्यान सुनना, हमने एक टॉपिक पढ़ा था बाइट सर्किट लॉ, जिसने बोला था कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो इसके पास बनेगी एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। यही पढ़ा था हमने। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये क्यों बनी? क्योंकि इस वायर में क्या फ्लो हो रहा था? करंट। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से बनता है करंट, करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैं डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या बनती है? एक मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या बनती है? एक मैग्नेटिक फील्ड। और केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ भी रखा होगा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसा करके कुछ पढ़ा नहीं है क्या? ठीक है, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक मैग्नेटिक वो होता है। ठीक है, -1/2 +1/2 करके, ऐसा करके पढ़ा है कि नहीं? ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो उसकी वजह से करंट होगा और उसके अराउंड क्या बनेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड। तो फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो रेस्ट की वजह से इस पर कोई करंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे होता है तो कोई करंट नहीं होता, तो इसके अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो फिलहाल इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को मूव करोगे तो अब तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या बनती है? एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अराउंड क्या बनने लग जाएगी? एक मैग्नेटिक फील्ड। अब ये या तो अट्रैक्ट होगा या फिर, क्योंकि अब दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक तो ये वाली और एक इस चार्ज पार्टिकल। ये बात समझ में आई? तो क्या चार्ज पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में? हाँ या ना? हाँ। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में। कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन? कि वो चार्ज पार्टिकल किस स्टेट में होना चाहिए? मूविंग स्टेट में होना चाहिए। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज पार्टिकल को रख दोगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आपको उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड दी वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल में फोर्स तब लगता है जब चार्ज पार्टिकल कौन से स्टेट में होता है? मूविंग स्टेट में होता है। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? अब मेरे को एक और चीज बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन स्लो जा रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है 1000 मीटर पर सेकंड से। सही है? किसकी वजह से ज्यादा करंट होगा? इसकी वजह से या इसकी वजह से? 1000। करंट की डेफिनेशन ये थी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
चार्ज जितनी फास्ट फ्लो करेगा करंट उतना ज्यादा होगा। तो अगर इसकी वजह से करंट ज्यादा होगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा। तो इसके पास जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन स्लो मूव कर रहा है तो फोर्स कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इससे मेरे को ये समझ में आया कि जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज के लिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब दूसरी चीज मैंने देखी, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन रख दूं, फिर मैं न्यूट्रॉन को कैसे भी फेंक दूं, न्यूट्रॉन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। कोई जस्टिफाई करेगा क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल है नहीं, तो उससे कोई करंट बनेगा नहीं, करंट बनेगा नहीं तो उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं। तो न्यूट्रॉन के अराउंड कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकती। तो फिर यहाँ पे केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ना ये अट्रैक्ट होगा ना ये रिपेल होगा। इसका मतलब फोर्स एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या, कि जो आपने पार्टिकल फेंका है वो चार्ज ही होना चाहिए, वो नॉन चार्ज पार्टिकल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। सही है। अब अगर यहां से मैं बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ही हटा दूं तो क्या कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका मतलब फोर्स एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो फिलहाल तीन फैक्टर हो गए, बी वी क्यू, तीन फैक्टर हो गए। अब एक फैक्टर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये देखा गया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक रहा हूं, किसके अलाउंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग, तो चार्ज पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, चार्ज पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं लग रहा। किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इसके अपोजिट फेंक रहा हूं, कैसे फेंक रहा हूं, अपोजिट, तो भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन इसके अलावा मैं चार्ज पार्टिकल को कैसे भी फेंक रहा हूं, कैसे भी, मतलब मान लो ऐसे फेंक रहा हूं तो फोर्स लग रहा है, ऐसे फेंक रहा हूं तो फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, कि चार्ज पार्टिकल सीधे जा रहा था और उसकी डायरेक्शन मुड़ गई। और आपको अगर न्यूटन का लॉ पता है तो डायरेक्शन अपने आप नहीं मुड़ सकती, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था। तो अगर डायरेक्शन मुड़ रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल किस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड पे जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो फोर्स एक और फैक्टर पे डिपेंड करता था, कौन सा, साइन थीटा। अब साइन थीटा ही क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि जब जब इलेक्ट्रॉन को ना 90 डिग्री पे फेंका जा रहा है तो फोर्स सबसे ज्यादा है, 90 डिग्री पे फेंका जा रहा है तो फोर्स। अगर मैं कॉस ले लूं तो कॉस 90 क्या होगा, जीरो। तो बोलेगा फोर्स लग ही नहीं रहा, वो तो गलत हो जाएगा मैथमेटिकली। ठीक है, तो कौन सा एंगल बचा, साइन। 10 तो होता है ना, 10 तो वो आ जाता है इन्फिनिटी शायद। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं कंबाइन करूं तो कितना आ जाएगा, बताना जरा, फोर्स बी वी क्यू। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो इन सारे ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी हटती तो क्या लगता है, एक कांस्टेंट आता है, के बी वी क्यू साइन थीटा। और किस्मत से, तुम्हारी किस्मत से यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 ही आती है। तो इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, बी वी क्यू साइन थीटा। ठीक है, इतना ही ये टॉपिक है। So whenever a charged particle moves inside a magnetic field, it experiences a force. That force depends upon the value of magnetic field, velocity, charge, and the sin theta angle. ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? हाँ, प्रोटॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, सोडियम का आयन। It experience of force depends on, मार्कर खराब हो गया है मेरा। तो फोर्स डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड अपॉन चार्ज, फोर्स डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ए मैं भूल गया हूँ, एडजस्ट कर लेना। वी वेलोसिटी है, क्यू चार्ज है, और थीटा एंगल है। इसको कंबाइन करके भी बता दूंगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो कंबाइन करोगे तो आएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी वी क्यू साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट आता है बी वी क्यू साइन थीटा, और कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1। तो एफ की वैल्यू आ जाती है बी वी क्यू साइन थीटा
और यहां से अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में करो, ये तो हो गया इन वेक्टर फॉर्म, तो एफ वेक्टर आएगा, क्यू बाहर आ जाएगा और आएगा वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है। यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा एंगल है किस किस के बीच। हो गया, आगे चलें। दो दो टॉपिक बोले थे, एक अरे तो अभी तो टाइम है, 15 भी छोड़ दूंगा, 5 मिनट है। छोटे छोटे टॉपिक है दोनों, बहुत छोटे टॉपिक। ठीक है, अब करने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्या करें। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम पहले बैच से बहुत ज्यादा पीछे छूट जाओगे, उनमें चैप्टर खत्म हो चुका है। तुम्हारे अभी गिनती के 6 टॉपिक और बच रहे हैं, पता है 2 क्लास और लग जाएंगी 6 टॉपिक कराने। कब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे। तो में से जो अच्छा पढ़ने वाला है, तभी मैं बोलता हूँ फर्स्ट बैच में आ जाओ, उनके साथ न्यूमेरिकल्स निपटा दो भैया, नहीं तो स्लो स्लो ही चलते रह जाओगे फिर। चलो, अगला टॉपिक आपका आ जाता है इसी में, लॉरेंज फोर्स। क्या जाता है, बहुत इजी टॉपिक है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसमें फोर्स लगता है कि नहीं लगता, लगता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पता है ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो मतलब चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगता है बताना जरा। एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो गया, क्यू ई। पता है हमको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है हमने, याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, यही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इतना फोर्स लगता है। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आने वाला है, एफ इक्वल टू बी वी क्यू साइन थीटा, अभी पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स लगता है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा ये बताओ। टोटल फोर्स होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, और कौन सा वाला फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, यही तो होगा टोटल फोर्स, है ना। क्या करो बताओ, एफ इक्वल टू, राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार हो गई है मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा आपका क्यू ई प्लस बी वी क्यू साइन थीटा, यही होगा। दोनों में ही आपको क्यू दिख रहा है कि नहीं, तो दोनों में ही क्यू कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा, एफ इक्वल टू क्यू, क्या बचेगा, ई प्लस बी वी साइन थीटा, यही है। इसी फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स है क्या, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर हो, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम, लॉरेंज फोर्स। क्या बोलेंगे, इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू तो है नहीं वेक्टर, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस वी क्रॉस बी, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, है। हाँ, ये सारी चीजें नोट्स में अवेलेबल है होने। तो हमने लास्ट क्लास में करा था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यही किया था हमने टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले आपको लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, लेफ्ट हैंड रूल। आपने 10th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, हल्का फुल्का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल पढ़ा होगा ना, जिसमें बोलता था कि आपकी जो 3 उंगलियां हैं, कौन सा, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, इनका इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, किसमें फोर्स की डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल में, किसमें, तो किसके लिए यूज होता है ये, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, कि एक चार्ज पार्टिकल में क्या फोर्स लग रहा है, उसी के लिए ये रूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली, अब क्योंकि मेरी डायग्राम राइटिंग आपको पता है
बहुत राइटिंग तो खराब है ही, डायग्राम भी खराब है मेरा, तो पता नहीं मैं क्या बना दूंगा, एडजस्ट कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह का कुछ करना होगा आपको। ठीक है ऐसे, ठीक है, जिसमें कैसे याद करते थे हम, फादर मदर चाइल्ड, कैसे याद होता था, फादर मदर चाइल्ड। तो थंब रिप्रेजेंट करता है किसको, फादर, फादर मतलब क्या हो गया, फोर्स, और फिर ये फोर फिंगर, मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो उंगली होती है क्या, करंट, किसको डिनोट करता है ये, करंट को, चाइल्ड मतलब करंट। ठीक है, तो फादर मदर चाइल्ड से आप इसको याद रख सकते हो। फिंगर का नाम याद है ना, ये क्या होगा, थंब। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, थंब। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर, और ये कौन रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब एक बार इसको लगाते हैं तो जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये होगी वेलोसिटी चार्ज की। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमें निकालना है कि जब ये चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा। तो क्या चीज हमें पता है, दो चीज हमें पता है, तीसरी चीज निकालनी है। क्या नहीं पता हमें, फोर्स नहीं पता, चार्ज फोर्स को लग रहा है। ठीक है, बाकी दो चीजें पता है, कौन कौन सी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो सीधे सीधे पता चल रही है, ये होती थी ना मैग्नेटिक फील्ड, फादर मदर, तो ये वाली उंगली तो ऐसे मैचअप होगी, सही है, यही मैग्नेटिक फील्ड, यही मेरी उंगली जा रही है। ये क्या था, करंट, करंट होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो करंट भी कहाँ होगा, ऊपर। तो ये उंगली तो यही रहेगी, इसको हटाना नहीं है, बस इस उंगली को कहाँ करना है, जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा तो अंगूठा कहाँ चले जाएगा, पीछे की तरफ ना। देखो अब ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपके पास करंट, और ये क्या हो गया आपके पास, फोर्स। तो चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जाते जाते कहाँ मुड़ जाएगा वो, पीछे की तरफ। कहाँ मुड़ जाएगा वो, पीछे की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा इस पे, पीछे की तरफ। क्या ये बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। एक और करते हैं हम फिर एक्सपेरिमेंट, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है बी, और इस बार इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब बताने जरा किस तरफ जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, किस तरफ जाएगा चार्ज पार्टिकल, बताओ। देखो फिर से हमें फोर्स नहीं पता है, हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट पता है। मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर, ये वाली उंगली ऊपर जाएगी। ठीक है, अब यहां ध्यान दो ऋषित, यहां ध्यान दो ऋषित, अक्षित सॉरी, यहां ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी। इस बार आप एक गलती कर रहे हो कि करंट की डायरेक्शन आप ये नहीं लोगे, क्योंकि इस बार मैंने लिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, करंट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का उल्टा फ्लो होता है। अगर आपको ध्यान हो तो जब भी एक बैटरी लेते थे तो हम बोलते थे कि करंट फ्लो होता है कहां से, पॉजिटिव से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट आपको करंट लेना है। तो इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो करंट कहां होगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो आपको ये एरो को चेंज करके इधर बना देना है, मान लेना है। ठीक है, अब लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, फादर मदर ऊपर, और करंट कहाँ है, इस तरफ। तो इस बार भी चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। क्या ये बात समझ में आई। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब इसी चीज का हम इस्तेमाल करके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बाकी नोट्स में सब लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में आता नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्शन निकालने के लिए बोल देता है वो। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको राइट नाउ करा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। सबको ये पता है कि ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनवर्ट्स, याद है, करवाया था अंदर की तरफ। ठीक है, तो आपसे मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा और आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के बताना है। पेपर में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन कि आपके पास तीन पार्टिकल है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है न्यूट्रॉन, और एक है आपका अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बोले तो पॉजिटिव होता है अल्फा पार्टिकल। तो आपसे ये पूछेगा मेक द ट्रेजेक्ट्री, फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री मतलब कि आगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने के बाद ये तीनों ही चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको बस आगे चलते हुए दिखाना पड़ेगा कि क्या चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा,
क्या चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्या चार्ज पार्टिकल नीचे जाएगा, तो क्या होगी फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री। इस तरह का क्वेश्चन आता है जो आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से सॉल्व करना होता है। ठीक है, बताओ चलो। अल्फा पार्टिकल, हाँ ये एक्स मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड अंदर की तरफ है मैग्नेटिक। एक्स को इनवर्ड बोलते हैं, डॉट को आउटवर्ड बोलते हैं। देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, न्यूट्रॉन की वजह से कोई करंट नहीं है। तो फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है करंट, और करंट क्योंकि है ही नहीं तो ये वाली उंगली यूज ही नहीं होगी। अब ये वाली यूज नहीं होगी तो बाकी तो उंगली से कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसमें तो कोई फोर्स लगना नहीं है, तो न्यूट्रॉन तो कैसे जाएगा, इसको आप कैसे बनाओगे, न्यूट्रॉन अपना सीधा सीधा चलेगा जैसे वो जा रहा था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को समझ लें, या पहले अल्फा पार्टी को समझते हैं, ज्यादा इजी है क्योंकि पॉजिटिव है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, फादर मदर चाइल्ड, तो ये उंगली कहाँ है, अंदर की तरफ। करंट सेम डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट भी उसी डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रही और यही करंट बताता था, तो सही है कि नहीं बताओ। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, करंट कहाँ हो गया, आगे की तरफ, और चार्ज पार्टिकल भी कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो कुल मिला के जो अल्फा पार्टिकल जाएगा वो कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब पकड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन में एक ही चीज चेंज हो जाएगी, वो क्या, डायरेक्शन, करंट। अभी करंट ऐसे लिया था, अब करंट कैसे लेंगे, इधर की तरफ। तो फादर मदर चाइल्ड, फिर से करंट, मतलब सॉरी फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कहाँ, जस्ट अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसका फ्यूचर ट्रैजेक्टरी कैसे बनेगी, ये कुछ डायग्राम बनेगा जो आपको पेपर में बनाना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसमें नोटिस करने वाली बात एक है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत देर बाद मुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को मैंने तुरंत ही मोड़ दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी लाइट पार्टिकल, बहुत ही हल्का पार्टिकल है। हल्का पार्टिकल मतलब जिसका मास क्या है, बहुत ज्यादा कम है। अब आपने इनर्शिया पढ़ा होगा 11th में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है कि भैया किसी भी चीज को मोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए होता है। अब अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, दोनों का फोर्स क्या है, सेम है, सही है सेम। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए वो फोर्स बहुत ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल के लिए वो फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा कम है। समझ में आया कि नहीं है। अगर एक साइकिल और एक ट्रक दोनों को मैं सेम फोर्स लगाऊंगा, दोनों को क्या लगाऊंगा मैं, सेम फोर्स, तो कौन पहले मुड़ जाएगा, साइकिल, क्योंकि साइकिल के हिसाब से वो फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तुरंत मुड़ गया। अल्फा पार्टिकल को मुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मास होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका पाथ थोड़ा दूर जाके मुड़ेगा। समझ में आया टॉपिक। अब इससे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में डालो, और कैसी मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। यहां देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था, तो चार्ज पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा है, देखो नीचे की तरफ, और ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इसको मैं पूरा बनाऊं ना तो ये पता है कैसे मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में। कैसे मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में। अब इसी चीज को हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, पहले ये तो समझ में आ गया। तो हम फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं और एक अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं हम, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है तो मानना इजी होता है, या सीधे पॉजिटिव ही लिख देते हैं इस बार। पॉजिटिव ये ऐसे जा रहा है, बताओ कहाँ फोर्स लगेगा, अभी निकाला था कहाँ, ऊपर की तरफ। नीचे था ना, ऐसे गया था, इसको ऊपर की तरफ बनाते हैं। चलो ऐसे था तो कैसे मुड़ रहा था, ऐसे मुड़ रहा था ये, सही है। अब क्या ये ऊपर ही जाता रहेगा, नहीं, देखो ध्यान सुनना, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर है, सही है। अब मैं इस टाइम पे फोर्स निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यही होगी, करंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ। तो अब मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड बोल रही है कि क्योंकि तू ऊपर जा रहा है तो मैं तेरे को ऊपर नहीं जाने दूंगी, अब मैं इधर मोड़ूंगी। तो इसको मजबूरन कहाँ मोड़ना पड़ेगा, इधर। क्या आप इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, नहीं, हर बार मैग्नेटिक फील्ड इसको अंदर की तरफ मोड़ना चाहिए। फिर से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, करंट ये रहा, इधर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रही है, इसको कहाँ मोड़ना है, नीचे की तरफ। क्या अभी नीचे जाएगा, नहीं, इस बार मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर बोलेगी। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, जब यहाँ था तो ऊपर बुला रही थी, जब इधर था तो इधर बुला रही थी, जब इधर था तो नीचे बुला रही थी, जब इधर होगा तो कहाँ बोलेगी, इधर की तरफ। तो हर बार जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ। ऐसी कोई भी चीज जब वो मूव कर रही है उसको अगर सेंटर में फोर्स लग रहा होता तो इवेंचुअली वो किस सर्कुलर मूव करती है, किस डायरेक्शन में मूव करती है, सर्कुलर मोशन में। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली डाल दो तो वो ऑटोमेटिकली किस में मूव करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन। ये बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपका
अगला टॉपिक आ जाता है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने ऑलरेडी करा था उसी के केसेस। तो पहला केस आपका आएगा व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जब चार्ज पार्टिकल कितने एंगल पे एंटर कर रहा है, 90 डिग्री पे। तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम। सबसे पहले ये इस तरीके से। इस बार मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये ब्लैक है ना। तो कुल मिला के अगर आपका एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का अल्फा, तो वो इसके जाने के बाद कैसे मूव जाएगा, ऐसा करके मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अल्फा पार्टिकल होगा, इसमें हमेशा कहाँ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसी सर्कुलर पाथ की, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी सर्कुलर पाथ की आपको तीन चीजें निकालनी होगी जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। पहली चीज क्या है, वो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, ये ऐसे सर्कुलर मूव कर रहा है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। कोई भी चीज सर्कल में मूव करती है तो कितने फोर्स लगते हैं, 11th में पढ़ रखा है हमने, बताओ। 2 फोर्स लगते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। और दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आप खुद सोच के देखो ना, अगर अंदर वाला फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो धीरे धीरे चार्ज पार्टिकल कम होता जाएगा और बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। और अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये घूमते घूमते इसका ऑर्बिट बड़ा होगा और मैग्नेटिक फील्ड से कहां चले जाएगा, ये बाहर चले जाएगा। दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे तो ही ये सर्कल में क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो इस पे अभी अल्फा पार्टिकल में कितने फोर्स लग रहे होंगे, बताना जरा। 2 फोर्स, एक लग रहा होगा बाहर की तरफ, एक लग रहा होगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कि वो लग रहा था किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से लग रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सही है। और बाहर वाला फोर्स तो आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, mv² आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आर इसका रेडियस है तो मैं बोलूंगा कि भैया आइडियल कंडीशन में दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होना चाहिए, mv² आर के बराबर होना चाहिए। अब मुझे पता है कि एक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, BVQ sin थीटा। अब ये मत बोलना ये फॉर्मूला कहां से आया, पिछली क्लास में ड्राइव कराया था कि एक चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो किस पे डिपेंड करता था, मैग्नेटिक फील्ड पे, चार्ज की वेलोसिटी पे, चार्ज पे और एक एंगल पे, ठीक है। और यहाँ पे वो एंगल कितने एंगल पे एंटर कर रहा था, वो बताना जरा। 90 डिग्री पे एंटर कर रहा था ना, केसी वो वाला है। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो क्या जाएगा, BVQ sin 90 इक्वल टू mv² आर। sin 90 होता है 1, तो आ जाएगा BVQ इक्वल टू mv² आर। एक v से एक v कट जाएगा तो आएगा BQ/mv/r। तो r इधर जाएगा, BQ नीचे आएगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू मिल जाएगी mv/BQ। तो इससे आप निकाल सकते हो रेडियस, कि भैया जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस कितना होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे और चार्ज पे। तो पहली चीज निकाल ली आपने। दूसरी चीज जो निकालने के लिए आएगी वो आपके पास आएगी टाइम पीरियड। क्या आएगी, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। टाइम का फॉर्मूला सबको याद है, टाइम का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यही फॉर्मूला होता था, 11th में पढ़ा हमने। चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल में जो डिस्टेंस होता है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है क्या, 2πr। यही फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात। सर्कल में कोई चीज मूव करती है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और नीचे स्पीड कितनी आएगी, v, वेलोसिटी जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो t कितना आएगा, 2π/v। और r की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। r की वैल्यू क्या है, mv/bq। v से v कटा तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2πm/bq। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। तीसरी चीज जो आपको निकालनी होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कर रहा है, एक सेकंड में कितनी बार घूम लेगा। और फ्रीक्वेंसी किसका उल्टा होता है, हाँ, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इसी का उल्टा आएगी, BQ/2πm।
अब ये ध्यान रखना कि ये जितनी भी चीजें मैंने कराई है ये आज तक पेपर में नहीं आई है, ठीक है, सिलेबस में कट चुकी है, लेकिन ये फॉर्मूला इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं। कैसे आएंगे? सिंपल क्वेश्चन होगा कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो दोनों के रेडियस का रेशियो बताओ या दोनों का टाइम पीरियड बताओ। तो ये जो फॉर्मूले है ये इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूले ड्राइव करना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बहुत टफ है। चुपचाप से आपको एक सर्कल बना देना है, एम वी स्क्वायर आपको किसके इक्वल कर देना, बी वी क्यू के, उससे आर निकल जाएगा आपका, उसको एट द पॉइंट आप यूज कर सकते हो। तो ये डेरिवेशन सिर्फ फॉर्मूले के लिए कराई हुई है, समझ में आई बात? आप डेरिवेशन नहीं भी दिमाग में रखोगे तो भी काम बन जाएगा आपका। चलो इसका केस करते हैं, दूसरा वाला केस। तो ये केस 1 था, ठीक है, आपने लिखा होगा इसको 1 लिख देना। अब आएगा केस 2, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल, एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पर एक्सेप्ट, किस पे नहीं आना चाहिए, 0 पे नहीं आना चाहिए, 180 पे नहीं आना चाहिए, 90 पे नहीं आना चाहिए, इन तीनों में नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कैसी भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि 0 180 पे तो कोई फोर्स लगता ही नहीं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पैरेलल और एंटी पैरेलल में कोई फोर्स लगता है। 90 पे क्या फोर्स लगता है अभी हमने कर लिया, सर्कल में मूव करता है। अब हमको तीसरा करना है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है, इस बार फिर से हम अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे आ रहा है अल्फा पार्टिकल, ये हो गई वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में बी, तो कुछ एंगल बन रहा है थीटा, कितना एंगल बन रहा है थीटा, तो क्या ये एंगल 90 है? नहीं। क्या ये 0 है? नहीं। ये 60 30 40 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब राइट नाउ हुआ क्या, ये देखो, ये आ गया आपका अल्फा पार्टिकल, ये आके आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो होगी ना वेलोसिटी v, इसके बन जाएंगे दो कंपोनेंट, ये बन जाएगा थीटा, ये जाएगा, एक हो जाएगा v cos थीटा, एक हो जाएगा v sin थीटा, बन जाएंगे। कोई भी इस तरह के वेक्टर के दो कंपोनेंट बन सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब मेरे को एक बात बताओ, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे? 0 डिग्री पे। दोनों के दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है, पैरेलल हो गया। तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा v cos थीटा पे? नहीं। पैरेलल वेक्टर में कोई फोर्स नहीं लगता मैग्नेटिक फील्ड के केस में। v sin थीटा कितने एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के? 90 डिग्री पे। और 90 पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? सर्कुलर। अभी पढ़ा था हमने, 90 वाले पे क्या फोर्स लगता है? सर्कुलर। तो v sin थीटा वाले पे तो फोर्स लगेगा, v cos थीटा वाले पे कोई फोर्स लगेगा। अब v sin थीटा सर्कल में घूमने लग जाएगा। और कैसे घूमेगा? अल्फा पार्टिकल। अब 3D में इमेजिन करना, ये अल्फा पार्टिकल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे रोटेट करेगा? ऐसे सर्कल में। कौन सा वाला कंपोनेंट? v sin थीटा। लेकिन क्या v cos थीटा खत्म हो गया? नहीं, ये तो अभी भी वही है, बस फोर्स नहीं लग रहा उसको कोई। तो मतलब ये घूमेगा भी, और v cos थीटा की वजह से ये आगे भी जाएगा, तो कुल मिला के ये ऐसे जाएगा आगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हैरी पॉटर देखिए ना, इस तरह से है। हाँ, दो बार समझा दो। देखो, v cos थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो v cos थीटा तो ऐसे चलता रहेगा जैसे जा रहा था, क्योंकि इसको रोकने के लिए भी कोई फोर्स चाहिए, वो भी नहीं लग रहा। v sin थीटा परपेंडिकुलर है, तो सर्कुलर फोर्स लगेगा, तो सर्कल में घूमेगा। लेकिन v cos थीटा अभी भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये आगे भी जाएगा, सर्कल में मूव करेगा। इसी पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? तो पूरी मिला के जो आपका अल्फा पार्टिकल है ना, वो ऐसे 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 मूव करेगा। क्या बोलते हैं इसको हम? हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है। तो आपके पास एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर भैया चार्ज पार्टिकल 0 और 180 पे है तो क्या फोर्स लगेगा? कोई फोर्स लगेगा। 90 पे तो सर्कुलर, उसके अलावा कोई भी एंगल पे तो हेलिकल, ठीक है, हेलिकल पाथ। अब फिर से हमको ये चीज निकालनी पड़ेगी कि भैया ऐसे भी मूव कर रहा है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका भी क्या होगा? कुछ ना कुछ रेडियस, तो वो निकालो। तो क्या चीज चेंज हो जाएगी इस बार? इस बार क्योंकि फोर्स लग रहा है सिर्फ साइन वाले कंपोनेंट पे, किस पे लग रहा है? तो जहां भी v है ना, v की जगह आ जाएगा क्या? v sin थीटा। तो इस बार फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, v sin थीटा का स्क्वायर बाय r। और अंदर भी यहां तो v sin थीटा ऑलरेडी है, यहां पे क्या जाएगा? mv sin थीटा का होल स्क्वायर बाय r। और इस बार यहां पे भी आएगा v sin थीटा, अच्छा इसको स्क्वायर कर देना ना, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इस बार v से v कटेगा, और यहाँ पे साइन 90 नहीं आएगा, यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास जो बचेगा वो बचेगा आपके पास, v से v गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, तो यहाँ पे बचेगा b क्यूब,
और यहाँ बचेगा एम वी साइन थीटा बाय आर। तो आर की वैल्यू आपके पास आएगी एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू, ये फॉर्मूला बनेगा। और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला इसकी डेरिवेशन नहीं आती है, तो पहले वाले केस में एम वी था तो उसको एम वी साइन थीटा कर दो, हो गया हेलिकल। इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए, कि भैया अगर सर्कल है तो एम वी लगेगा, सर्कल नहीं है तो क्या लगेगा, एम वी साइन थीटा। अब क्या इसमें कोई वेलोसिटी है, नहीं है ना वेलोसिटी, तो क्या इसमें कोई साइन थीटा करने की जरूरत है, नहीं है, तो इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, कट पिट के वही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ साल पहले ना, मतलब हमारे टाइम पे 2014 में, कोविड से पहले पहले, इसके बाद एक टॉपिक था, उसको बोलते थे साइक्लोट्रॉन। क्या बोलते थे, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक डिवाइस था जो कि चार्ज को एक्सेलरेट करता था। क्या करता था, चार्ज को एक्सेलरेट, मतलब पता है कि मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को आपको घुमाना है, मतलब उसकी स्पीड को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। इतनी स्पीड बनानी है, इतनी स्पीड बनानी है कि उसको किसी के अंदर इंजेक्ट किया जा सके। जैसे ये है मार्कर है, अभी मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको रिपेल करेगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि भैया किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर घुसाना ही है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को अपने हाथ से पकड़ के बढ़ा सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा ऐसे बढ़ा दिया, ऐसा हो सकता है कभी, नहीं। तो साइक्लोट्रॉन यही काम करता था। साइक्लोट्रॉन क्या करता था ना, उसी चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाते रहता था। अब कैसे घुमाता होगा, किसकी हेल्प से घुमाता होगा, क्या पढ़ा हमने, मैग्नेटिक फील्ड। तो साइक्लोट्रॉन के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड लगी होती थी, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल को घुमाता रहता था, इतनी तेज घुमाता रहता था जब तक उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा ना हो जाए, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाता था। चलो, इसके बाद हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या नाम है, वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो समझना, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, नोट्स में प्रेजेंट है, बात बन जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक, अच्छा पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अब ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है पता है ना आपको, इनटू दी पेपर, अंदर की तरफ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन को ऐसे परपेंडिकुलर डालूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता था। याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले किया था हमने, नहीं तो वही लगाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। सही है, इतनी बात क्लियर है। तो अब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को सूटेबली कंट्रोल किया और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी अच्छी खासी रखी ना, तो ये पूरा सर्कल घूम ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस सर्कल में घूमने के लिए इसको यहीं पर रुकना पड़ेगा, ये इसके आर पार हो जाएगा। लेकिन आर पार होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड इसको थोड़ा तो नीचे डिफ्लेक्ट कर देगी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन किसी किधर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे की तरफ घुमाना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अच्छी खासी थी तो वो आर पार हो गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया। ये बात समझ में आ गई। तो राइट नाउ जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है, इतनी बात। हाँ, बहुत ज्यादा, अगर आप कम स्पीड चलोगे तो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस भी आ सकता है, लेकिन आर पार नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसी केस में मैं क्या करता हूँ, एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्लेट लगा देता हूँ पॉजिटिव वाली, और यहाँ पे मैं एक प्लेट लगाता हूँ कौन सी वाली, नेगेटिव वाली। सही है, और पीछे से इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, इसको पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से, वो दिखाना की जरूरत नहीं। ठीक है, अब वापस से मैं इसको मिटो देता हूँ। ठीक है, और इसको फिर से बनाना पड़ेगा हमें। अब मेरे को फिर से बताओ कि अब मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को भेजूंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बोलेगी भैया तेरे को नीचे जाना है, लेकिन नीचे तो नेगेटिव प्लेट है, और नेगेटिव बोलेगी मेरे से तो दूर जाना है, तुझे तुझे जाना कहाँ है, ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आई कि नहीं। तो अगर स्टिल कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, नीचे की तरफ, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले गए, इससे क्या तुमने पता लगाया कि जो नीचे की तरफ गए इलेक्ट्रॉन्स, उन पे जो मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लग रहा था वो ज्यादा था। हमेशा कोई भी बॉडी कहाँ जाती है, जिस तरफ नेट फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो नीचे वाले सारे वो चार्ज पार्टिकल हैं जिसपे जो इलेक्ट्रिक वाला फोर्स है वो कम लगा, मैग्नेटिक फोर्स वाला क्या लगा, ज्यादा लगा। ऊपर वाले चार्ज पार्टिकल वो हैं जिसपे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगा, मैग्नेटिक फोर्स कम लगा। ठीक है, तो ये कौन से हो गए,
डिफ्लेक्टेड बाय, किसने डिफ्लेक्ट किया? मैग्नेटिक फील्ड ने। और ये क्या है? डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे आ गए, कुछ भी इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? सीधे ही आ गए, इससे क्या पता चला तुम्हें बताओ? हाँ, कि इसका मतलब इस पे जो नीचे वाला फोर्स था और ऊपर वाला फोर्स था, दोनों क्या लगे? सेम लगे। लगे कि नहीं लगे? मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आ गया। सही है, ये बात सही है, इतनी बात क्लियर है। ये बिना डिफ्लेक्शन के आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा? फॉर अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, फॉर अनडिफ्लेक्टेड, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए इलेक्ट्रॉन्स, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स के। पता नहीं चला इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्यू ई, सबको याद है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बी वी क्यू साइन थीटा, ये हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, कितने एंगल पे है चार्ज पार्टिकल? कितने एंगल पे एंटर कर रहा है? 90। तो साइन थीटा कितना आएगा? साइन 90। ये और ये हो जाएगा 1। अरे साफ साफ देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, तो साइन 90 होगा 1, तो क्या बनेगा? क्यू ई इक्वल टू बी वी क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ई इक्वल टू बी बाई वी, तो ई बाई बी इक्वल टू क्या जाएगा? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? ई बाई बी। अब तुम्हें इसको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या ही बना दिया हमने, बट इट्स काइंड ऑफ मैजिकल थिंग कि आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कंट्रोल कर पा रहे हो। आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो, मैं बताता हूँ। देखो, इनिशियल में आपने इलेक्ट्रॉन को फेंका कम स्पीड से, मान लो 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे कम स्पीड से। तो इनिशियल में कौन सा वाला फोर्स हैवी होगा? हैवी मतलब हावी होगा। कौन सा वाला फोर्स ज्यादा हावी होगा? इलेक्ट्रिक फोल्ड वाला फोर्स ज्यादा भारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स में वेलोसिटी है ही नहीं, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर चार्ज पार्टिकल को सिंपल में यहीं छोड़ दूं ना, फेंकू ना, सिर्फ यहीं छोड़ दो, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, क्योंकि किसी भी रेस्ट चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स, तो अगर आपने कोई चार्ज पार्टिकल यहां रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई रोल ही नहीं है, फिर सीधे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा? ऊपर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपने थोड़ी थोड़ी बढ़ाई, तो फिर क्योंकि यहां वेलोसिटी है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब देखो होगा क्या, मैं बताता हूँ। इनिशियली सारे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, जब वेलोसिटी कम है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता गया? स्ट्रांग होता गया, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स कहां तक गए? नीचे की तरफ, नीचे तरफ। एक परफेक्ट वैल्यू के लिए, कौन सी परफेक्ट वैल्यू? वेलोसिटी की एक परफेक्ट वैल्यू के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो एक्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर इलेक्ट्रॉन सीधे जाने लग जाएंगे। फिर अगर उससे वेलोसिटी आपने और ज्यादा बढ़ाई तो फिर कौन सा फोर्स स्ट्रांग हो गया? मैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रॉन सारे नीचे जाने लग जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चला, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या लिए? 10, मतलब ये जो लगा रखा है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 यूनिट है, और मैग्नेटिक फील्ड 5 यूनिट है। क्या है? 5 यूनिट है। तो ई बाई बी करोगे तो कितना आएगा? बताने जरा। 10/5, तो कितना आएगा? इसको डिवाइड करके 2, और 2 ही किसकी वैल्यू होगी? वी की। मतलब ऐसा सेटअप अगर आप बनाओगे, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड को 10 रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड को 5 रखोगे, तो केवल वही इलेक्ट्रॉन सीधे आ पाएंगे जिनकी स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। उससे कम वाले भी नहीं आ पाएंगे, उससे ज्यादा वाले भी नहीं आ पाएंगे। तो क्या ये खतरनाक चीज नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन जिसको आप देख भी नहीं सकते उसकी वेलोसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? चलो करो। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अब तक मैंने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड हो, और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है। और इलेक्ट्रॉन रोटेट करने लग जाता है, वो सबने पढ़ रखा ऑलरेडी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर मूव करता है? वायर के अंदर। तो जब वो वायर के अंदर मूव करेगा तो उसको फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा।
क्या वायर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रेवल कर रहे होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है ना सबको, उन सब पे ही फोर्स लग रहा होगा और सब पे ही नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन वायर से बाहर आ जाएंगे? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब वो पूरी वायर को ही कहां लेके आएंगे? नीचे की तरफ। कहां लेके आएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वायर से जुड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे तुम में से किसी को गुस्सा आ गया और ऐसे मेरे शर्ट पकड़ ली, तो क्या मैं पीछे छूट जाऊंगा? नहीं, मेरे को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि शर्ट मेरे से क्या है? अटैच्ड है। तो वैसे ही जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ना वायर हम प्लेस कर देते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं? मूव करते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए, मतलब करंट होना चाहिए वायर में। अगर करंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो जैसे ही आप इसमें करंट दोगे, करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो कुल मिला के ये पूरा कंडक्टर ही कहां जाएगा? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। अब वही फोर्स हमें निकालना है। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है वो हमको पता है ऑलरेडी, कितना? BV/Q, इतना फोर्स लगता है। सही है। अब इसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसी को हमको वायर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत लॉजिकल तरीके से करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी डेरिवेशन है। ठीक है, चलो, अगर मान लो ये वायर थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। कितना मूव कर रहा था? एक इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन में मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। कितना लग रहा था? तो इस पूरी वायर में कितना फोर्स लगेगा? 1 न्यूटन। वही इलेक्ट्रॉन वायर को नीचे लेके आएगा। ठीक है, अब अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और आ गए, तो बताना कितना फोर्स लगेगा? 4 न्यूटन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर 1 न्यूटन लग रहा है तो दूसरा भी कितना लग रहा होगा? 1 न्यूटन। इसमें भी कितना लग रहा होगा? 1 न्यूटन। इसमें भी कितना लग रहा होगा? 1 न्यूटन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सही है, सही है कि नहीं? अब 400 होंगे तो कुल मिला के अगर मैं न्यूटन की वैल्यू चेंज करूं, चलो 3 कर दूं, कितना कर दूं? 3 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन पे अगर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 4 में कितना लगेगा? तो क्या कर रहे हो आप? कुल मिला के आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे हो, जो कि n है, उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो किससे? जो 1 इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना लग रहा है? यही तो कर रहे हो आप, यही तो सिंप्लिसिटी है। तो अब इसको डेरिवेशन कन्वर्ट करो, बताओ 1 इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगता है? BV/Q sin थीटा। ये लगता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। अगर मान लेते हैं कि पूरी वायर में इफ द कंडक्टर कंटेन्स n मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ठीक है, अगर n मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कंटेन है तो कितना फोर्स लगेगा? टोटल फोर्स कितना लगेगा बताना जरा। ये 1 पे लग रहा था तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? n से। सही है, तो क्या आएगा? BV/Q sin थीटा इंटू में n, यही होगा। सही है, यही टोटल फोर्स होगा, यही इनको निकालना है। ठीक है, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को F ही लिखना है, तो इसको मैं बोलता हूँ F' बोल देता हूँ। ठीक है, और मैं ऊपर लिख दूंगा V नो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। ठीक है, समझ में आया? अब मेरे को बस इस पूरी वैल्यू को n से मल्टीप्लाई कर देना है तो मेरा टोटल फोर्स आ जाएगा F = BV/Q sin थीटा मल्टीप्लाई में n। सही है, ब्रैकेट के अंदर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, जो कैपिटल N है वो क्या एक फिक्स क्वांटिटी है या वेरिएबल क्वांटिटी है? वेरिएबल है भैया। अगर वायर लंबी होगी तो बड़ा n ज्यादा होगा, वायर छोटी होगी तो बड़ा n क्या होगा? छोटा होगा। तो वो तो चेंज होता रहेगा, और जब भी फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बड़ी दिक्कत देगी, सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम? नंबर डेंसिटी। याद है एक डेरिवेशन कराई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, उसमें भी हमने छोटे n का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? तो हम यहाँ पे भी छोटे n का इस्तेमाल करेंगे। लेट स्मॉल n बी दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये छोटे n है ना, ये छोटा n पूरी वायर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये छोटा n बोल रहा है कि मैं वो इलेक्ट्रॉन्स हूं जो कि 1 यूनिट वॉल्यूम में। 1 यूनिट वॉल्यूम सबको बताई थी मैंने, वो बॉक्स जिसकी हर साइड कितनी होगी? 1। अब आपके पास अगर वायर छोटी हो या वायर बड़ी हो, दोनों में ही आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा कितना? सेम साइज का। जब सेम साइज का बॉक्स बनेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आएंगे? सेम साइज का। सही है, तो यहां से छोटा n ने मेरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं बड़ा n लिखूंगा ही नहीं, बड़े n की जगह छोटा n लिखूंगा, क्योंकि मैं बड़े n की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा। तो बड़ा n क्या आएगा? NV।
और वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, हमने 11th में पढ़ा है और पहले भी पढ़ा था, वॉल्यूम होता है ए एल, सबको याद है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं, वी इक्वल टू होता है एरिया इंटू में लेंथ, जिसको नहीं पता। ठीक है, तो अब मेरे को कैपिटल एन की वैल्यू मिल गई, एन ए एल मिल गई। और ये आप पे क्वेश्चन थी, क्वेश्चन 1, इस बार मैंने पता नहीं डेरिवेशन ऐसे में कर दी है। ठीक है, इसको पुट करना है, पुट सेकंड इन 1, किसमें पुट करना है, सेकंड को किसमें पुट करना है, 1 में। तो क्या आएगा बताने जरा, एफ की वैल्यू क्या थी, बी वी क्यू साइन थीटा, और एन की जगह क्या आएगा, एन ए एल। सही है, सही है ना। अब यहाँ पे हेयर चार्ज क्या है बताने जरा, क्यू क्या है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को क्या बोला जाता है, ई, क्या बोला जाता है, ई। तो फोर्स क्या बन जाएगा बताने जरा, एफ इक्वल हो जाएगा बी वी ई साइन थीटा एन ए एल। सही है, किसी को दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान से देखना, यहां देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं पहले एन, क्या लिख रहा हूं, एन, ये लिख दिया मैंने। फिर लिख रहा हूं ई, सही है। फिर लिख रहा हूं वी, ये लिख दिया। फिर लिख रहा हूं ए, सही है। क्या बचा, एल, क्या बचा, बी, और क्या बचा, साइन थीटा। अब ये बताओ, ये टर्म कहीं जानी पहचानी नहीं लग रही, एन ई ए वी किसकी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने डेरिवेशन करी थी कि भैया आई होता है एन ई ए वी डी। करंट होता है किसके बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी और एरिया। वहां भी वही आ रहा है, बस वहां पे वीडी होता था, यहाँ पे वी है। और यहाँ पे भी वी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, वीडी होती है। तो यहाँ पे आप वीडी भी लिख सकते थे, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो कुल मिला के ये तो आई बन गया ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू आई एल बी। और यही आपका फाइनल आंसर है कि एक बार में इतना फोर्स लगेगा।